जिस ज़माने में मैं मदीने में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, मैं एक हफ्ते के लिए मुझे इंडिया आना पड़ा छुट्टी लेकर, और वो हफ्ता मेरा बहुत सख्त मशगूल गुजरा। यहाँ तक कि वापसी जो मेरी थी तो मुझे उस दिन बुखार हो गया बहुत तेज़, और उस वक्त दिल्ली जद्दा डायरेक्ट फ्लाइट्स भी उतनी नहीं थी जितनी आज हैं। तो मुझे बहुत ही लंबे रूट से वापसी की सीटें मिली। दिल्ली से कराची तक अमेरिकन एयरलाइंस में टिकट मिला, और कराची से फिर ज़हरान या बहरीन तक का टिकट मिला। फिर वहाँ से मुझे दम्माम से अलखुबर से टैक्सी से मदीने जाना पड़ा। बहुत थका देने वाला सफ़र था। मैं जब जहाज़ में सवार हुआ बहुत थका हुआ था, बुखार था मुझको। मैं इस इरादे के साथ जहाज़ में गया कि मैं फ़ौरन कोई पेन किलर टैबलेट खाकर और आंख बंद कर लूँगा। दिल्ली से कराची तक का वक्त जो गुजरेगा 2-3 घंटे का, 3-3.5 घंटे, तो मुझे ज़रा नींद आ जाए तो अच्छा है। लेकिन अल्लाह का कुछ और मंजूर था। मैं जिस सीट पर जाकर बैठा उसके बगल में एक साहब आ रहे थे फ्रैंकफर्ट से, उसी जहाज़ से सवार। बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो फ्रैंकफर्ट से दिल्ली पहुँचे थे, और वो अकेले थे, खूब सो चुके थे। तो वो इंतज़ार में थे कि मेरे बगल की सीट पर दिल्ली से कोई आए ताकि उससे हम लोग बातें करें, और बिहारी ज़बान में बतियाएं। तो मैं तो शिकार हो गया। मैं गया था आराम के इरादे से, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया खूब बातचीत करने के इरादे से। ये वाक़या है 1980 का शुरू का। उसी ज़माने में ताज़ा ईरानी इनकलाब आया था, खुमैनी वाला। तो वो साहब जो आए थे वो भी इंडिया ही के एक शहरी थे, और हम इंडियंस का एक मिजाज होता है कि आपस में जब मिलते हैं तो पॉलिटिक्स पर खूब बातें करते हैं, चाहे ट्रेन में हो चाहे जहाज़ में हो, और इतनी फिक्रमंदी से बातें करते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि ये साहब देश के लिए इतना पीड़ित थे कि पिछले 1 हफ्ते से सोए नहीं होंगे, खाया भी नहीं होगा। और जैसे ही उनका स्टेशन या एयरपोर्ट आता है देश के सारे मसले हल हो चुके हैं, और वो अब चुपचाप अपना बैग उठाकर तशरीफ़ ले जाते हैं। देश जाए चूल्हे बाढ़ में, मुझे जाना है अपनी ससुराल। तो उन्होंने भी मेरा ऐसे ही इस्तकबाल किया, और मुझे एक मौलवी देखकर ईरानी इनकलाब के बारे में बात छेड़ दी। हम लोगों को भी हमारे बुजुर्गों ने कुछ सिखाया है कि नॉन प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स होते हैं, बेफ़ायदा मौज़ूआत, उन पर कभी बात मत किया करो। कोई अगर बात छेड़े तो खूबसूरती से बात के रुख को मोड़ दो, और ऐसे मौजू पर ले जाओ जिससे कुछ भला हो, कुछ नतीजा निकले, कुछ प्रोडक्टिव टॉपिक छेड़ दो। तो मौजू को बदलना ये भी एक फ़न होता है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद लेकर एकदम पास दे देता है और रुख बदल जाता है, उसी तरह ये भी सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, चुनांचे मैंने बात का रुख बदल दिया, और बजाय इसके कि मैं ईरानियन रेवोल्यूशन पर कुछ कमेंट्स पास करूं और टाइम बर्बाद करूं, उसके बजाय मैंने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू कर दी। वो साहब इस्लाम के बारे में बातचीत सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बहुत जल्दी उनको जमाइयाँ आने लगी, तो मैं भी छुट्टी पा गया। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। बिल्कुल सामने वाली सीट पर एयर होस्टेस की सीट थी, वो एयर होस्टेस बैठी हुई थी, अमेरिकन लड़की,
जो जहाज़ में सर्विस कर रही थी। क्योंकि वो 3 बजे रात का वक्त था, तो उस वक्त तो उसको कोई सर्विस करनी नहीं थी। नए मुसाफिरों को एक एक गिलास जूस पिला दिया और अपनी सीट पर बैठ गई। जब इस्लाम के मुताल्लिक़ हम लोग बात कर रहे थे, तो उस अमेरिकन एयर होस्टेस ने पलट कर मेरी तरफ देखा और कहा कि आई एज्यूम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। मेरा ख्याल ये है कि आप लोग इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा यस। तो उस लड़की ने कहा कि सॉरी टू इंटरवीन, कैन आई पार्टिसिपेट इन योर कन्वर्सेशन। माफ़ कीजिएगा, मैंने दखल दर माकूलात की, क्या मैं आपकी बातचीत में हिस्सा ले सकती हूँ? मैंने कहा श्योर। तो उसने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस्लाम को पढ़ रही हूँ और मैं इस्लाम की बहुत सी बातों को लाइक करती हूँ। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती और वो है पर्दा। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को यू पीपल कन्फाइंड देम बिहाइंड द वॉल्स। आपने 50% से ज़्यादा आबादी को 4 दीवारों के अंदर बंद कर दिया। ये कैसा कानून है? तो उस लड़की ने पर्दे पर एतराज़ किया, लेकिन एतराज़ के लिए नहीं था, समझने के लिए था। बहुत फ़र्क होता है एतराज़ बराए एतराज़ और एतराज़ कुछ जानने के शौक़ में। हमें हमारे बुज़ुर्गों ने एक बात सिखाई है, और यहाँ हमारे बहुत सीनियर स्कॉलर्स रिसर्च करने वाले बैठे हैं। अजीज़ों, ये गिरह से बांध लेना। मेरे वालिद साहब ने ये बात मुझे बहुत दफ़ा सिखाई कि जब भी तुमसे कोई सवाल करे, सवाल सुनते भी रहो और उसी वक्त अपने अल्लाह से दिल में दुआ करते रहो कि अल्लाह अगर इस सवाल का जवाब देने में खैर है तो जवाब दिल में डाल दीजिए, खामोश रहने में खैर है तो खामोश रहने का दाइया दिल में डाल दीजिए, और अल्लाह उस वक्त मजमून जो दिल में डाले उसी के मुताबिक जवाब देने की आदत रखना। मैं सच कहता हूँ, ऐसा नुस्खा है ये। उस दिन मेरे जहन में ऐसा जवाब आया जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा कि बहन, मैं तो उस वक्त बिल्कुल यंग स्टूडेंट था, मैं बेटी तो कह नहीं सकता था उसको। मैंने कहा बहन, आपके मुल्क में एक स्टेट है टेक्सास, टेक्सास का कैपिटल है ह्यूस्टन। 1972 में वहाँ एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ था और एक लिटिगेशन यानी एक मुकदमा चला था अदालत में, और वो ये था, मुख्तसरन मैं आपको सुनाता हूँ कि एक नौजवान अपनी गाड़ी में एक ब्रीफकेस लेके निकला रात के 12 बजे के बाद। सन्नाटा था बिल्कुल सड़क पर। एक राउंड अबाउट यानी एक चौराहे पर जाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और ब्रीफकेस खोलकर बीच चौराहे पर रख दिया। जो चबूतरा होता है राउंड अबाउट का ट्रैफिक, उस पर रख दिया। उस ब्रीफकेस में तकरीबन $2 लाख के जेवरात, डायमंड्स, ये सब रखे हुए थे। $2 लाख, वो भी उस जमाने के। और रखकर करीब गाड़ी, उसका घर था, पार्किंग में उसने गाड़ी खड़ी की, ऊपर गया, अपने अपार्टमेंट में जाकर उसने बालकनी से झांकना शुरू किया कि देखें मेरे ब्रीफकेस के साथ अब क्या होता है। तो एक दूसरी गाड़ी आई, वो गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, रुकी। उस गाड़ी में जो अब बैठा ड्राइव कर रहा था, उसने गौर से देखा। उसने देखा कि ये तो माय गुडनेस, लाखों डॉलर का माल इसमें रखा है। तो दाएं बाएं उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब देखा कि सन्नाटा है तो अपनी गाड़ी से उतरा, जल्दी से उसने ब्रीफकेस उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और तेज़ी के साथ वहाँ से भागा। बालकनी से खड़े हुए उसने गाड़ी का नंबर नोट किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने अगले ही चौराहे पर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वो गिरफ्तार हो गया। ब्रीफकेस पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। फिर केस चला।
अब एयर होस्टेस मेरी बात को गौर से सुन रही है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ उसके सवाल का जो पर्दे पर उसने एतराज़ किया था, और वो हैरान है कि मेरे सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक़ है। अभी तक उसकी समझ में नहीं आ रहा, बट पेशेंटली वो सुनती रही। फिर मैंने कहा कि केस गया आपकी अदालतों में, तो अदालत का जो आखिरी फैसला आया वो ये आया, ये बात गौर से सुनने की है कि असल जो क्रिमिनल है जिसने पनिशेबल क्राइम किया है वो शख्स नहीं है जिसने ब्रीफकेस चुराया, बल्कि वो शख्स है जिसने ब्रीफकेस को खोलकर चौराहे पर रखा। उसको तो जेल भेज दो। हुक्म हुआ कि उसको जेल की सज़ा दी जाए विद मेंटल ट्रीटमेंट, उसका दिमागी इलाज भी कराया जाए, इसलिए कि यकीनी तौर पर वो समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिज मेंटल कंडीशन, वो कुछ न कुछ पागल है, वरना चौराहे पर अपने ब्रीफकेस को इतनी बड़ी मालियत के साथ खोल कर रखने का मतलब क्या है। और जिस शख्स ने उठाया है, अब मिल्कियत तो उसी की है वो, लेकिन गवर्नमेंट या कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं करती, रिकमेंड करती है। इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा, रिकमेंड करती है कि ये शख्स जो है उसमें से 50% उसके पिछले असल मालिक को वापस कर दे, और उसमें से 20% अपने पास रखे, और उसमें से जो 30% है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर दे। तो मैं पूरी कहानी सुना चुका, तो मैंने उससे लड़की से कहा कि डिड यू ग्रेस, तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? तो उसने कहा कैन यू एक्सप्लेन इट फर्दर प्लीज़, कुछ और आप थोड़ा इसको वाज़ेह कर दीजिए। मैंने कहा कि देखो, इस्लाम की नज़र में हर लड़की, हर औरत करोड़ों डॉलर से ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात के जेवर की मानिंद, उसको उंडों अबाशों की रीच से दूर रखना चाहिए। अब अगर कोई लड़की फैशनेबल लिबास पहनकर बाहर निकलती है तो फिर जो सीटी बजाता है, अमेरिका के कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीटी बजाने वाला क्रिमिनल नहीं है। जो उस लड़की को छेड़ता है असल क्रिमिनल वो नहीं है। असल क्रिमिनल वो लड़की है जो इस क्राइम को इनवाइट करती है, जो बेपर्दा निकलकर मुआशरे के ख़राब लोगों की निगाहों को अपनी तरफ खींचती है। अब समझ में आया पर्दा? यह है बात सुनने की कि जैसे ही मैंने ये बात कही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने कहा ओ व्हाट ए वंडरफुल फिलॉसफी। मैं आज से बिल्कुल मान गई कि इस्लामी शरिया इज़ द ग्रेट, पर्दा सिस्टम इज़ वंडरफुल, अप्रिशिएबल। ये बात हो ही रही थी कि अनाउंसमेंट हुआ कि अब कराची लैंड करने वाले हैं। तो उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझसे कहा कि मेरे पास तो और भी सवालात हैं, और एक दो चार लोगों से और भी किए थे, मगर इस तरह का लॉजिकल आंसर मुझको नहीं मिला। कैसे मैं आपसे रब्ता रखूँगा? मैंने कहा देखो, मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरे पास अपना कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन मेरे जो चीफ वार्डन हैं इजिप्शियन हैं वो, और उनका लड़का भी अमेरिका में पढ़ता है, तो मैं उनसे बात करूँगा। अगर महीने में एक मरतबा अगर मैं बात कर सकूँगा फ़ोन पर, उस नंबर पर तुम कॉल करोगी मेरे गिवन टाइम पर, तो उस वक्त मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी कॉल रिसीव करूँगा। इतनी प्यारी थी वो बच्ची कि उसने तकरीबन मामूल बना के रखा कि हर महीने में, कभी 2 महीने में 1 या 2 बार मुझे कॉल करती और कोई सवाल करती। कभी बैंक इंटरेस्ट के बारे में कोई सवाल करती, कभी वहाँ पर जो अंदाज़ है मॉर्टगेज करने का, मकान लोग मॉर्टगेज करके ख़रीदते हैं, फ्रिज लोग मॉर्टगेज करके ख़रीदते हैं, उसके बारे में मसला पूछती। मैं जो कुछ जवाब दे सकता था जवाब देता रहा। तकरीबन 6 महीने गुज़र गए। उसके बाद रमज़ान मुबारक
कि एक जुमे को उसका फ़ोन आया और उसने क्या खुशखबरी सुनाई। उसने कहा कि मैं इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर ऑफ शिकागो से कॉल कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया है और मेरा नाम फातिमा रखा गया है। यह है इस्लाम। इस्लाम को अगर समझा जाए, बरता जाए, गहराई से उसको समझने की कोशिश की जाए, उसको बहुत ही अच्छे मोहब्बत भरे पॉजिटिव अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो कौन दुनिया का शरीफ इंसान है जो उसको पसंद नहीं करेगा? कौन है जो उसको पसंद नहीं करेगा? इस वक्त दुनिया इंतज़ार में है कि कोई तबका उठे इंसानों का हमदर्द, खैरख्वाह, बहादुर, हौसलामंद, बेबाक, हक़गो, सच्चाई की गवाही देने वाला, जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला, मुल्कों को और हमारे मुल्क को जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है उस रास्ते को बदलने की कोशिश करने वाला, ये लोग, ये सलाहियत पढ़े लिखे लोगों ही में ज़्यादा होगी। लेकिन मुश्किल ये है कि पढ़े लिखे लोग वो अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हों, ऐसा आमतौर पर दिखाई नहीं देता। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप संजीदगी के साथ गौर करें, क्या हम और आप अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं? दुनिया एक ऑल्टरनेट तलाश कर रही है। या आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे गुमान या खबर के मुताबिक आपको शायद उतना अंदाज़ा न हो जितना मेरे जैसे एक तालिब इल्म को है। हर कुछ अरसे के बाद दुनिया कोई नई करवट लेना चाहती है। वो दौर बहुत क्रूशल होता है जिसमें दुनिया कोई करवट लेना चाहे। अगर सही करवट ले ली उसने तो 100-200 साल, 300 साल बहुत इत्मीनान और सुकून से गुजर जाते, बहुत अमन और इंसाफ के गुजर जाते। और खुदा न खास्ता अगर उसने गलत करवट ले ली तो फिर कई 100 साल तक कमज़ोर इंसान जुल्म की चक्की में पिसने लगते। काश कि आप लोग भी आलमी हालात से वाकिफ होते। मैं तो बदनामी के हद तक आलमी हालात से वाकिफ रहने की कोशिश करता हूं। अमेरिका के अवाम तब्दीली चाह रहे हैं, लैटिन अमेरिका के अवाम तब्दीली चाह रहे हैं, साउथ अमेरिका के अवाम तब्दीली चाह रहे हैं। वो चिली हो, अल सल्वाडोर हो, पनामा हो, इन मुल्कों के अंदर जो बेचैनी है, या वेनेजुएला हो, इन मुल्कों में, फिर अमेरिका में, अमेरिका के बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, ह्यूस्टन हो, टेक्सास हो, क्या हो रहा है इन मुल्कों में? इन मुल्कों के अवाम कितने गैर मुतमईन हैं उस वेस्टर्न कल्चर से जिसको उन्होंने अपनाया था तरक्की की अलामत समझकर। खुदकुशियाँ अल्लाह की पनाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी अमेरिका में होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमागी मरीज, मेंटली रिटार्डेड लोग, पागल लोग अमेरिका में। एक किस्सा याद आया। एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, अमेरिका ही में हैं, वो बड़े डॉक्टर हैं, उनका बड़ा अस्पताल है। वो अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर खड़े हुए वुज़ू कर रहे थे, वहाँ के वॉशरूम एरिया में। उन्होंने वुज़ू करते करते सुन्नत के मुताबिक
अपनी गर्दन का मसाह किया, कानों का मसाह किया और गर्दन का मसाह किया। उनके बगल में एक और अंग्रेज शख्स अमेरिकन, वो हाथ मुंह धो रहा था वॉश बेसिन पे। तो उसने गर्दन पर हाथ फेरते हुए देखकर ये कहा कि कैन आई टॉक टू यू, जब मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूं? तो डॉक्टर साहब ने कहा व्हाई नॉट, श्योर, बात कीजिए, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं? उनका मैं फला मुल्क के रहने वाला हूं। एक मुस्लिम मुल्क का नाम लिया उन्होंने। पूछा कि आपके मुल्क में पागल खाने कितने हैं? तो वो साहब थोड़े घबराए, ये भी कोई सवाल है? स्ट्रेट अवे सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आपके मुल्क में पागल खाने कितने हैं। तो ये सामने वाला कहीं उसी बिरादरी का तो नहीं है। मैं गलत जगह खड़ा हो गया, पता नहीं ये अगला कदम क्या उठाए, क्या भरोसा। तो उनका सॉरी, मैं समझा नहीं आपके सवाल का मतलब। उनका नहीं, आप बताइए आपके मुल्क में पागल खाने कितने? उन्होंने कहा कि मेरे पूरे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पागल खाने, पूरे मुल्क में। कहने का मैं समझ गया, आपके मुल्क में पागल खानों की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती ज़्यादा। फिर उसने कहा कि मैं दिमागी अमराज का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर दिन में 3 मरतबा कोई शख्स अपने हाथ को गीला करके गर्दन पर फेरेगा, वो कभी दिमागी मरीज नहीं हो सकता। और मैंने देखा कि आपने गर्दन पर हाथ फेरे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिन में 5 मरतबा कम से कम वुज़ू करने को बताया है, हम इस तरह गर्दन पर हाथ फेरते हैं। उसने कहा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे यहाँ तो एक शहर में 70 पागल खाने, और वो भी कम पड़ रहे हैं। डॉलर अमेरिकनों के पास ज़्यादा है, पैसा उनके पास ज़्यादा है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है, दिल का करार और इत्मीनान नहीं है, रोज़ी में बरकत नहीं है, दिमागी टेंशन में मुब्तला रहते हैं। छोटे लड़के गन लेकर स्कूल में घुसते हैं, अपने ही स्कूल में, और वो इस क्लास के बच्चों को गोली मार देते हैं, टीचर को गोली मार देते हैं। हर साल में 1-2 वाक़यात ऐसे वहाँ पेश आते हैं। इस्लामी तहजीब को पसंद कीजिए, इस्लामी तहजीब को इख्तियार कीजिए। मगरिब की तहजीब के खोखलेपन से मुतासिर मत होइए। इस्लाम में जो आदाब सिखाए गए, खाने का तरीक़ा, पीने का तरीक़ा, नहाने का तरीक़ा, पाकी का निज़ाम, रात में जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना, जब तक बहुत कस के भूख न लगे खाना न खाना, पूरी पेट भर के खाना न खाना, ये इस्लामी तहजीब है। इस्लाम को लोगों ने सिर्फ नमाज, रोज़ा या दाढ़ी, कुर्ते पजामे तक महदूद कर दिया है। इस्लाम जिंदगी का हर कदम पर रहनुमाई करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।